ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं बीएमटी का सेट नंबर 3। इससे पहले सेट नंबर 1 और 2 कंप्लीट करा दिया था मैंने, और आगे आपके और भी सेट्स कंप्लीट कराए जा रहे हैं। आपके कमेंट की वजह से जो है जितनी जल्दी जल्दी हम सेट्स कंप्लीट करा रहे हैं, आपके कमेंट जितने ज़्यादा आ रहे हैं उतनी जल्दी जल्दी सेट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर। चलिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें 14, 3, 0, 4, 5 और 6 का माध्य आपको निकालना है। तो इन सभी आंकड़ों को जोड़ देंगे, यानी कि 14 + 3 + 0 + 4 + 5 + 6 = 36 हो जाएगा। इन सभी आंकड़ों को जोड़ देंगे, ये सारी डाटा को, और जितने डाटा है उससे डिवाइड कर देंगे। टोटल डाटा कितने हैं यहाँ पे? 6 डाटा हैं। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि सिग्मा एक्स ये है और एन अपना ये है। एन मतलब 6 डाटा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5.33 माध्य। ठीक है, मीन आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य का ज्ञात करनी है। तो पहले इसको अरेंज करेंगे हम बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर 45, फिर 37, 45, 46, 50, 52 और 65। अब यहाँ पर जो है मीडियन जो निकालने का फॉर्मूला होता हुआ n+1 अपॉन टूथ टर्म होती है। तो यहाँ पर n कितने हैं? तो टर्म यहाँ पे आपको 7 देखने को मिलेंगे। टोटल कितने नंबर हैं? ये 7 नंबर हैं। तो ये 7 नंबर को मिला करके जब आप डिवाइड कर दोगे तो 7 प्लस में एक फॉर्मूले में है अपॉन में 2, तो ये आपके पास में इस फॉर्मूले में केवल n की जगह 7 रखना था, और आपके पास आ जाएगा 8/2, यानी फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म गिनिए 1 2 3, फोर्थ टर्म है 46। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 46। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सामान्य रूप से विषय वितरण में समांतर माध्य 32 है तथा बहुलक 44 है, तो माध्य का ज्ञात करनी है। इसमें आपको दे रखा है कि मीन जो है वो 32 है और मोड जो है वो दे रखा है 44। आपको मीन मोड मीडियन का रिलेशन पता है, आपसे सेट नंबर 2 में भी पूछा था, और मैंने बताया था कि इसका फॉर्मूला जो होता है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। तो यहाँ पर जो है हम मोड की वैल्यू रख देंगे। मोड हमारे पास 44 है, 44 रख दिया। 3 मीडियन हम छोड़ देंगे क्योंकि मीडियन हमारे पास नहीं है। मीन तो हमारे पास है, तो मीन की जगह मीन रख देंगे 32। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 मीडियन बराबर आ जाएगा 108 और मीडियन बराबर आ जाएगा 108/3 = 36। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काल श्रेणी क्या है? तो किसी समय की अवधि पर आधारित मूल्यों की श्रेणी काल श्रेणी कहलाती है। बहुत ही सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो है मैंने यहाँ पे बताई है आपको। ए सीरीज ऑफ वैल्यूज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज। उसके बाद में इसमें पूछा गया आंतरगणन क्या है? तो इसमें आपको लिख देना है दिए गए मूल्यों के मध्य किसी मूल्य के अनुमान की तकनीक को आंतरगणन कहते हैं। इंटरपोलेशन इज द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग एनी वैल्यू बिटवीन द रेंज ऑफ वैल्यू गिवन। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 20 और 5 का गुणोत्तर माध्य आपको अच्छे तरह से पता है। 20 और 5 को अंडर रूट के अंदर ले करके मल्टीप्लाई करेंगे 100, और 100 को ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 10 × 10, और इसमें से एक 10 बाहर निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 10। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का जो है द रूट्स ऑफ टू नंबर दे रखे हैं 4 and 16 गिवन। गिव आपको क्या करना है? गिवन गिव द ज्योमेट्रिक मीन, जीएम निकालना है। जीएम निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, 4 × 16 अंडर रूट में टोटल हो जाएगा 64, और इसको हम ब्रेक करेंगे तो 8 × 8 लिख सकते हैं। एक 8 बाहर आ जाएगा, ये इसका जीएम हुआ। अब आते हैं ग्रुप बी में, जिसमें आपसे पूछा गया कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर जो है आपको देने हैं। तो यहाँ पे फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पर जो डाटा है आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम इस पहले वाली टेबल में साइज़ को अरेंज कर लेंगे 1 to लेके 8 तक, और उसके बाद में फ्रीक्वेंसी जो है उसको लिख लेंगे, और फिर एफ और एक्स इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है यहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर है, इसका मल्टीप्लाई फिर यहाँ लिख देंगे। इस तरह से सभी के मल्टीप्लाई करते जाएंगे और लिखते जाएंगे सामने। फिर आप सिग्मा एन निकाल लोगे, यानी कि इस टोटल का नंबर निकाल लोगे। टोटल कितने हो गए? 256। और इसका सिग्मा एफ एक्स ये इसका टोटल निकालोगे तो 1017 आ जाएगा, 1017। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन निकल जाएगा। तो डिवाइड करने का एफ एक्स अपॉन में एन, तो यहाँ पर आ गया 3.97 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित श्रेणियों का माध्यिका निकालनी है आपको। यहाँ पे फिर आपको साइज ऑफ आइटम दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो साइज लिख लेते हैं पहले 2 से लेकर के 9 तक, तो ये लिख लिया हमने पूरी की पूरी साइज़। और उसके बाद में यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 से लेके 8 तक, लास्ट तक 8 है, और स्टार्टिंग से 3 है, तो 3 से लेके 8 तक की सारी फ्रीक्वेंसी जो है हम इस टेबल में डाल देंगे। तो इस तरह से इस टेबल में फ्रीक्वेंसी डाल दी और इसका टोटल किया तो आ गया 81। अब यहाँ पर जो है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जो है सी एफ निकालना हमें। तो सी एफ में जो है आपको पता ही है 3 का 3 रहेगा, और 3 प्लस में 8 हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 प्लस में 10 हो जाएगा 21, 21 प्लस में 12 हो जाएगा 33। इस तरह से हम टोटल कर देंगे और ये आ जाएगा 81, और ये भी आपका 81 है, तो हमारा सही है।
अब हमारे को पता है m बराबर होता है साइज ऑफ n+1/2 टर्म। तो यहाँ पर जो है साइज निकाल लेते हैं, तो हमारे पास n की वैल्यू है 81, तो 81 इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास 82/2 यानी 41। अब ये 41 कहाँ लाई करेगा, तो 41 आपको पता है 49 वाले टेबल में लाई करेगा। इससे ऊपर वाली वैल्यू कम है और इससे नीचे वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इस टेबल को पकड़ते हुए जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे जो हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो यहाँ पे देखो, सो द साइज लाइज इन CF49 एंड द मीडियन विल बी 6, ये आंसर हो गया। यहाँ पे हिंदी में मैंने लिख दिया, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो इस तरह के टेबल में जब निकालना होता है तो हम जो है देखते हैं कि उसकी साइज़ कहाँ पे बिलोंग कर रही है, और जिसमें साइज़ बिलोंग करती है उसी में जो है हमारा आ जाता है, जब हमारी टेबल सिंगुलर हो तब। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सारणी से बहुलक निकालना है। तो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है और साइज़ दे रखी है, दोनों को हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमको पता है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है उसको F1 मानते हैं, उसके ऊपर वाले को F0 और उसके नीचे वाले को F2, और जिसमें F1 आता है उसके सामने वाले में जो छोटा वाला होता है वो होता है L1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F0 की वैल्यू है F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू, L1 की वैल्यू, और I मतलब इन सभी में डिफरेंस जो है 5-5 का आपको देखने को मिल रहा है, तो I हमारा 5 हो गया। मोड का फॉर्मूला हमें पता है कि F1 माइनस F0 अपॉन में F1 माइनस F0 प्लस में F1 माइनस F2 इंटू आई, और प्लस में यहाँ पे L1 होता है। सारी वैल्यूज़ जो यहाँ पे हमने निकाली थी इन सभी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में डाल देंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा 11.84। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ 3 वर्षों से चल माध्य द्वारा उपनति मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे ईयर दे रखा है, ईयर लिख लेंगे, वैल्यू जो है आपको दे रखी है वो वैल्यू लिख लेंगे, तो ये वैल्यू लिख ली। अब उसके बाद में 3 ईयर टोटल कर लेंगे, तो 3 ईयर टोटल आप आराम से कर सकते हैं। पहला वाला तो एज इट इज छोड़ देना है, आपको दूसरे सेट में भी कराया है मैंने, तो इसको छोड़ देना है और फिर तीनों को जो है जोड़ना है, और तीनों का जो ऐड है वो बीच वाले डिजिट के सामने लिख देना है। फिर आगे वाले 3 पकड़ने हैं, फिर तीनों को जोड़ना है, फिर आगे वाले डिजिट को फिर वहाँ पे सामने लिख देना है। फिर आपके यहाँ पर अगले 3 पकड़ने हैं, 12, 18 और 15। तो यहाँ पर जो है तीनों का एडिशन जो है 45 ही आएगा, और इन तीनों को पकड़ने के बाद में जब आप वापस से लिखोगे तो इसकी डिजिट इन दोनों के बीच में जो 18 है उसके सामने लिखोगे। इसी तरह से आप फिर 18 से लेके 22 तक पकड़ोगे, और फिर इसकी डिजिट जो सामने आएगी टोटल 55 वो बीच वाले के सामने लिखोगे। फिर इसी तरह से आपका चलता है, लास्ट वाला छूट जाएगा। फिर आपका ये है 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है हमें, इसने बोला है मूविंग एवरेज, तो इसी टेबल में निकाल देंगे। और क्या करेंगे, इसको हम सभी को जो है 3 ईयर्स का एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड करके रफली लिख दिया है। तो ये 12.3 आया, तो इसको हमने राउंड फिगर में 12 लिख दिया। ये 15 आया तो 15 लिख दिया। दूसरा वाला भी 15 आएगा, 15 लिख दिया। तीसरा वाला जो है 18.3 आ रहा है तो उसको राउंड फिगर में 18 लिख दिया। और लास्ट वाला जो है आपका 56 को अगर 3 से डिवाइड करते हो तो ये आएगा 18.7, यानी कि ये 19 बन सकता है क्योंकि पॉइंट के बाद में 5 से ज़्यादा डिजिट है, यानी 0.5 से ज़्यादा है, यहाँ 0.7 है, तो ये 19 राउंड फिगर में चला जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी आंतरगणन रीति का प्रयोग करते हुए आपको 2011 के लिए संभावित सूचकांक ज्ञात करना है। तो ये फॉर्मूले भी हमने कई बार यूज़ किए हैं। y-1 हम इसको y0 मान लेंगे, y0, y1, y2, y3 और y4। अब इनके फॉर्मूलेस को रख देते हैं। हमारे को पता है y-1 जो होती है हमारी वो कैसे होती है, सबसे पहले हम y4 लिखेंगे, फिर उसके बाद में y3 लिखेंगे, फिर y2 लिखेंगे, और फिर y1 और फिर y0। सबसे पहले माइनस लगाएंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब आपको जो जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो लिखते जाएंगे। और यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपने माइनस साइन स्टार्ट किया है, क्योंकि इसकी पावर 4 है तो 4 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 4 है, फिर उसके बाद में 6 आता है, फिर उसके बाद में 4 आता है। बस यही 3 डिजिट लिखनी होती हैं जब आपकी पावर 4 हो तो। अब इसमें हमारे y4 की वैल्यू जो है यहाँ से देख लेंगे 210 है, इसको ले लेंगे। y3 की वैल्यू 157 है, 153 धर देंगे। y2 की वैल्यू नहीं है तो y2 की वैल्यू एज इट छोड़ देंगे। y1 की वैल्यू 107 है तो 107 रख दिया, और y0 की वैल्यू 100 है तो 100 रख दिया। अब इस समीकरण को यानी कि इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो है इस तरह से इक्वेशन बनेगी। हमारे पास सॉल्व करने के बाद में -746 प्लस में 6y2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 6y2 बराबर में माइनस वाले को उधर ले जाएंगे, और y2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 124.33 यानी 124.33। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। गुणोत्तर माध्य के गुण जो है बताने हैं, बहुत सारे गुण हैं। ये सम्मक के सभी अवलोकनों पर आधारित होता है। ठीक है, जो भी डाटा गिवन होता है यह भविष्य के बीजीय गणित हल में सक्षम होता है। और उसके बाद में गुणोत्तर माध्य एक उपयुक्त औसत देता है जब सम्मक जो है प्रतिशत में दिए गए हों।
यह परम अवलोकन से प्रभावित नहीं होता और यह एक स्थिर औसत है क्योंकि यह दिए हुए नमूने में परिवर्तन से अधिक प्रभावित नहीं होता। तो इनमें से चारों में से आप कोई भी 2, 3, पाँचों में से 2, 3, 4 या आपको जो भी याद हो सकते हैं उसको याद करेंगे। इसका इंग्लिश वर्ज़न मैंने यहाँ पे दिया है, आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स यहाँ से उतार लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 389 का गुणोत्तर माध्य निकालना है, तो आपको गुणोत्तर माध्य निकालना ही आता है। 389 को अंडर रूट में लेंगे। अब इनके ब्रेकअप्स कर लेंगे, 3 का 3 आ गया और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, यानी कि 3 बार हमारे पास 3 आ गया और 2 बार 3 बार 2 आ गया, तो एक 3 इसमें से ले लेंगे, एक 3 इसमें से, एक 2 इसमें से ले लेंगे, टोटल आ गया 6 आंसर हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें सम्मुखों से आपको माध्य निकालना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपके पास जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको लिखने हैं। तो यहाँ पे एज जो है उसको हमने सारणी में लिख दिया, यहाँ पर हमने एज लिख दिया जो कि 70 टू 80 तक है, तो सारा एज लिख दिया। यहाँ पर नंबर ऑफ मैन जो है दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी मान लिया इसको, और इसकी टोटलिंग जो आ गई 186। अब मिड वैल्यू क्या होती है, मिड वैल्यू इसकी देखिए आप, 20 और 30 को जोड़िए, बटे में 2 कर दीजिए। इसी तरह 30 और 40 को जोड़िए, इसके बटे में 2 करिए, यानी डिवाइड 2 से करिए। 40 और 50 को जोड़िए, फिर इसको 2 से डिवाइड करिए। तो यहाँ पर जो जो वैल्यू आती जाएंगी वो मिड वैल्यू हो जाएंगी। आपने पिछले सेट्स देखे हैं तो मैंने अच्छी तरीके से समझाया है आपको उनमें। और उसके बाद में जो है प्रोडक्ट, यानी कि एफ एक्स, एफ ये वाली वैल्यू है और एक्स ये वाली वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई करके सामने लिख देंगे। इसी तरह से लिखते जाएंगे और इसका सबमिशन करेंगे, यानी कि इनका सभी का जोड़ करेंगे, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाएगा 9840। ठीक है। अब मीन हमें पता ही है कि एफ एक्स अपॉन में एन होता है। एफ एक्स की वैल्यू 9840 और एन की वैल्यू है 186, तो डिवाइड कर देंगे, हमारे पास मीन का वैल्यू आ जाएगा 52.90। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। फाइंड करना है मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप देखिए, आपको क्लास दे रखा है तो क्लास लिख लेंगे। ठीक है, ये रहा क्लास। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे सिंपली, और सारे को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा n बराबर 55। अब इसके बाद में कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक को साथ में दूसरा ऐड करेंगे तो 8 का 8 तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर 8 प्लस में 12 जो आ जाएगा 20, और फिर 20 प्लस में 20 आ जाएगा 40, फिर 40 प्लस में 10 आ जाएगा 50, और 50 प्लस में 5 आ जाएगा 55। तो इस तरह से हमारा सी एफ आ गया। अब देखिए हमें क्लास निकालनी है, साइज़ निकालनी है, तो m बराबर साइज़ ऑफ n बाई टूथ टर्म। तो n हमारे पास कितना आ गया, 55 है। 55/2 करेंगे तो हमारे पास 27.5 आ गया। 27.5 जो है आपका लाई करवाना है हमें, तो सो द साइज लाइज इन द सी एफ 40, यानी कि 27 पॉइंट जो 5 है कहाँ लाई करेगा, 20 में तो करेगा नहीं, तो 20 से ज़्यादा वाला 40 है, 40 में लाई करेगा, यानी कि 40 वाले सामने वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। इस टेबल में f मिल गया और इसी टेबल में L1 भी मिल गया 20। ठीक है, छोटा वाला जो संख्या होती है L1 होती है, और इस जिसमें हमारा लाई कर रहा था ये 27.5, 27.5 इसमें लाई कर रहा था, इसके ऊपर वाला जो है हमारा सी होता है। ठीक है, तो ये हमारा 20 हो गया सी। तो सभी की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, कि L1 जो है 20, एफ जो है 20 और सी जो है 20 और एम जो है 27.5 जो हमने निकाला था। और उसके बाद में आई जो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर 10-10 का डिफरेंस है, तो आई 10। और उसके बाद फॉर्मूला हमें पता ही है कि आपका L1 प्लस में आई अपॉन में एफ एम माइनस सी, डायरेक्ट फार्मूले में डालेंगे सारी वैल्यूज़ को और मीडियन जो है निकाल देंगे, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 23.752। ठीक है, ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित श्रेणियों में खोई हुई बारंबारता आपको निकालनी है, यानी कि यहाँ पर जो चीज़ मिसिंग है इसको निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ग, क्लास लिख लेते हैं। यहाँ पे क्लास लिख लिया, ये पूरी की पूरी क्लास जो है ये लिखनी है। उसके बाद में बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी जो है ये लिख लिया। अब हमारे को यहाँ पर जो है अब इसको सी आई क्लास इंटरवल हमें निकालना होगा। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर देखिए 0 से 14 और ये 15 से 29। यहाँ पर देखिए 14 और 15 में कितने का गैप है, 1 का गैप है। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे 29 और 30 में कितने का गैप है, 1 का गैप है। फिर देखिए यहाँ 44 और फिर यहाँ पे 45, 1 का गैप है। सभी में 1 1 का गैप आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे हम, कि जो आगे वाली डिजिट है आपका, ये वाली डिजिट जो है, ये वाली इधर वाली जीरो की तरफ, ये वाली लेफ्ट वाली डिजिट में से आपको माइनस, क्योंकि सभी में गैप 1 का है, तो 1 का आधा कर लेंगे। 1 का आधा कितना होता है, 0.5। तो 0.5 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 0.5 ही, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें ऐड करेंगे।
यानी एक में इधर वालों में जो है सभी 0.5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और इधर वाले डाटा में 0.5 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। देखो 0 में से 0.5 घटाओगे तो 0.0 माइनस का 0.5 आ जाएगा। इसी तरह से 15 में से 0.5 घटाओगे तो 14.5 बचेगा। इसी तरह 30 में से 0.5 घटाओगे तो 29.5 बचेगा। इसी तरह से हमने इधर वालों में से जो है डाटा में से 0.5 हटा दिया है, और इस अगले वाली डाटा में जो इधर वाली डाटा है इसमें 0.5 जोड़ दिया है। तो हमारे पास क्लास इंटरवल निकल गया। फ्रीक्वेंसी हम क्लास पहले से दे रखी थी, क्लास इंटरवल हमने निकाला, और फ्रीक्वेंसी हमारे को दे रखी थी। हमें को फ्रीक्वेंसी एक चीज़ नहीं जो नहीं दे रखी थी उसी को निकालना है, तो जिसको निकाला हमने उसको माना एफ़, यानी कि जिसको निकालना है वही हमारी फ्रीक्वेंसी F1 मान ली हमने। और F1 के ऊपर वाला F0 होता है, और F2 उसके नीचे वाला होता है, और जिसमें F1 होता है वही हमारे सारणी होती है जिसमें L1 काउंट होता है। तो L1 भी हमारे 29.5 मिल गया। अब इसको हम क्या है, सारी वैल्यूज़ को यहाँ लिख लेते हैं सारणी में से, और यहाँ पर टेबल में से लिखने के बाद बहुलक का फॉर्मूला हमें पता है, इस बहुलक के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को डाल देते हैं। तो जो जो दे रखी है वो सारी वैल्यू डाल देते हैं। F की वैल्यू F1 है, तो हम जो है F1 की वैल्यू F1 डाल देंगे, F1 की जगह F डाल देंगे, तो ये रहा F। ठीक है, और F1 की जगह फिर से F, और यहाँ पर भी F1 की जगह फिर से F। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे, ज्योमेट्रिक जैसे हम मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ये जो है बढ़ता जाएगा। ओहो सॉरी, आगे मैं करना भूल गया इसको। तो इसको आगे और फर्दर सॉल्व कर लेना, क्योंकि अगला स्टेप्स मैंने लिखा नहीं है, तो आगे आप कर सकते हो, जानते ही हो आप अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक मैंने कर दिया, इसके आगे का आंसर आप निकाल लेना। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये F/2F है, और यहाँ पर जो है आपका -30 है। तो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेने के बाद सारे F एक तरफ कर दोगे और बाकी डिजिट्स को एक तरफ कर दोगे, तो आपका आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने आगे सॉल्व नहीं किया, इसके आगे का स्टेप मेरे ध्यान नहीं रहा, या फिर माइंड से निकल गया होगा, और मैं फिर अब अभी आप आराम से कर लेना। अब 18वां क्वेश्चन जो है, चीनी उत्पादन करने वाली फैक्ट्री के उत्पादन आंकड़े दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 1971, 1972 से लेकर 78 तक दे रखे है, और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। इसमें न्यूनतम वर्ग नीति आपको यूज़ करना है, तो उपनति की मूल्यम न्यूनतम वर्ग नीति द्वारा हम जो है निर्धारण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये जो सन है, इस सन को हमने इधर लिख दिया, इस पूरे बॉक्स में सन लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है उस फ्रीक्वेंसी को हमने इसके बगल में लिख देना है। ठीक है, इसको मान लिया, और फ्रीक्वेंसी का जो है ये आवृत्ति जो है वाई मान लिया। ठीक है, और हमारे को दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं, वाई सी इक्वल्स टू ए प्लस में बी एक्स। ठीक है, और एक होता है आपका ए बराबर सिग्मा वाई अपॉन में एन, और बी बराबर होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले जो है हम यूज़ करेंगे इसके दौरान। अभी कहाँ से कैसे आएगा बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब आप इस आवर्ती को फ्रीक्वेंसी को कर लेंगे, दोनों टेबल में ऊपर जो दिए गए हैं उनको लिख लिया, तो अब इसमें आपको बीच वाला फाइंड आउट करना है। तो देखोगे तो इसमें 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं, तो बीच वाला तो मिलेगा नहीं डिजिट। बीच वाला नहीं मिला तो 74 और 75 के बीच वाला डिजिट ढूंढेंगे, तो 74 और 75 के बीच में क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 74.5, और 74.5, और इधर आ जाएगा आपका, क्योंकि ये 74.5 ज़्यादा है और ये 5 पॉइंट कम है, तभी जाके आपका बीच वाला सेंटर निकलेगा, यानी कि 74, यानी कि 1974 आधा कर देंगे, यानी कि 1974 प्लस में हाफ, और हाफ, और क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप कितना है, एक का, तो एक का आधा ले लेंगे, प्लस में 1974 तो है ही, तो 1974 प्लस में हाफ। अब हाफ ले लिया तो हम क्या करेंगे, इस 1974.5 में से जो है, इस 1974.5 को 1971 में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा -3.5। इसी तरह से 1974.5 को 1972 में से माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा -2.5। इसी तरह से 74.5 को फिर से हम जो है इसमें से माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा -1.5। इसी तरह से 74 पॉइंट आपका 74.5, ये जो है डिजिट, इसमें से अगर 1974 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.5। इस तरह से हम करते जाएंगे, यहाँ पे भी हम इसी तरह से माइनस करेंगे, और करते करते ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद में नेक्स्ट टेबल पे क्या करेंगे, इसका जो है हम डबल कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 3.5 का 7 हो जाएगा, 2.5 का 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 का 3 हो जाएगा, यहाँ 0.5 का 1 हो जाएगा। चिन्ह जो है उसका साइन जो है वो लगा देंगे, इनको सबको डबल करते जाएंगे। डबल करने के बाद में अब हम इसका एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर मतलब इसको स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, इसी तरह 3 का स्क्वायर 9, इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन माइनस वाला साइन हट जाएगा। इसी तरह से इसके भी स्क्वायर कर देंगे, इन वाले सारे डिजिट के। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है एक्स वाई निकाल लेते हैं। तो एक्स वाई क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये 80 है, ठीक है,
और यहाँ पर जो है x कितना है, तो x अभी अभी हमने निकाला, ये रहा, ठीक है। तो 80 इंटू 7 करेंगे तो कितना आया, -56। इसी तरह से 90 इंटू -5 करेंगे तो ये आ जाएगा 450। इसी तरह से 92 इंटू -3 करेंगे तो इसी तरह से ये आ जाएगा। सभी को करते जाएंगे। अब ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, सभी को जोड़ लेंगे। इसका इस टेबल का सम यहाँ पे कर लिया, जिसको हमने क्या लिया है, एक्स वाई, ठीक है। तो ये सबमिशन ऑफ एक्स वाई हो गया। इसी तरह से ये सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से सबमिशन ऑफ एक्स जो है, क्योंकि एक्स निकाला हमने तो यहाँ पे सबमिशन ऑफ एक्स आ जाएगा। जब इसको जोड़ोगे तो ज़ीरो आएगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसकी आप जो है वाई की वैल्यू जोड़ोगे तो ये 740 आ जाएगी। और यहाँ पर जो वर्ष कितने हैं, तो 4 4 8 है, तो n बराबर 8 आ गया। अब हमारे पास वाई सी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू जो है और बी एक्स रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब ध्यान से, ये वाली वैल्यू तो हम बाद में निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना इसमें, तो बी की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। तो ए की वैल्यू का फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई अपॉन में एन। सिग्मा वाई अब देखिए कहाँ पे निकाला हमने, सिग्मा वाई ये रहा। तो 740 अपॉन में एन कितना है, 8 है। इसको 8 से डिवाइड किया तो 92.5 जो है ए की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम इसमें से बी निकाल लेंगे, तो बी का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स वाई जो है ये आ गया 5252। तो 252 रख लिया सिग्मा एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर 168 है। देखिए एक्स स्क्वायर 168 है, तो इसको यहाँ पे रखा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.5। तो इसीलिए हम अब इस फॉर्मूले में ए और बी की वैल्यू रख देंगे। एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास क्या है, तो आपको अच्छी तरह से पता है एक्स की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर एक्स की वैल्यू ये पूछता दिया होता तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारा जो है ये आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।